Hi everyone, welcome to DU की पढ़ाई platform. Hit the subscribe button and watch the lectures till the end. So in this video we will discuss the last chapter, that is unit 7 of your generic elective paper, ideas in Indian political thoughts. This chapter is based on the political ideas and contribution of पंडित दीनदयाल उपाध्याय. इन्होंने भारतीय राजनीतिक चिंतन में इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया और यही फिलॉसफी इनकी जो है हमें इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करनी है. इंटेग्रल ह्यूमनिज्म का मतलब होता है एकात्म मानवतावाद. इसके बारे में जानेंगे, इसके बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं, कंटेम्परेरी रेलेवेंस क्या है इसका, सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे. पहले हम इनके जीवन परिचय से संबंधित बातें जान लेते हैं, एक ब्रीफ लाइक स्केच. तो दीनदयाल उपाध्याय, भारतीय राजनीति में इनका काफ़ी अहम योगदान रहा. ही वॉज अ प्रोमिनेंट इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, लीडर एंड फिलोसोफर. एक राजनीतिक नेता भी रहे. इन्हें पंडित जी भी कहते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कह करके लोग इन्हें पुकारते थे. भारतीय जनसंघ के आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन में इनका काफ़ी अहम योगदान रहा. जो आज भारतीय जनता पार्टी है, ये उस वक्त भारतीय जनसंघ हुआ करता था. और इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की फ़िलॉसफी इन्होंने दी. 25 सितंबर 1916 को मथुरा डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ. इन्होंने अपने पेरेंट्स को काफ़ी यंग एज में ही खो दिया और इनके रिलेटिव्स ने इन्हें पाल पोस करके बड़ा किया है. आगरा यूनिवर्सिटी से इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में गोल्ड मेडल हासिल किया. गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ पिलानी से भी इन्होंने पढ़ाई करी है, बिट्स पिलानी जिसको आप बोलते हैं. कुछ समय के लिए ये सिविल सेवा से भी जुड़े रहे, सिविल सर्विसेज में भी थे, लेकिन फिर नेशनल कॉजेज़ में अपना योगदान देने के लिए अपनी जो है सिविल सर्विसेज में इन्होंने छोड़ दिया उसे. जब ये अपने स्टूडेंट डेज़ में थे, यानी विद्यार्थी जीवन में, इन्होंने अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी इनका योगदान है. फुल टाइम प्रचारक के रूप में इन्होंने काम किया है आरएसएस के साथ. फिर जब भारतीय जनसंघ बना 1951 में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की नींव रखी, तो इन्हें जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया. 1967 में इन्हें भारतीय जनसंघ का अध्यक्ष भी चुना गया. फिर इनके अध्यक्ष बनने के कुछ समय बाद 11 फरवरी 1968 को मुगल सराय रेलवे स्टेशन के पास इनकी मिस्टीरियसली डेथ हो जाती है. रहस्यमयी परिस्थितियों में रेलवे स्टेशन के पास ये मृत पड़े हुए मिले, और क्या कारण था, किस चीज़ के कारण इनकी मृत्यु हुई, इन सभी चीज़ों पे आज भी कई सारे सवाल हैं जिनका उत्तर नहीं मिल सका है. जांच भी बैठी थी, कई सारी इस पे कमेटीज़ भी बनाई गई, लेकिन कारण क्या था इनके मृत्यु का, जो है आज भी इस पे कई सारे कुछ सॉलिड एविडेंस नहीं मिल सके. तो ये छोटा-सा उनका जीवन परिचय है. अब हम कॉन्सेप्ट पे आते हैं. ह्यूमनिज़्म को पहले समझेंगे, उसके बाद इंटीग्रल ह्यूमनिज़्म पे बात करेंगे. तो ह्यूमनिज़्म जो है ये एक वे ऑफ थिंकिंग है, यानी सोचने का एक तरीका है, एक विचारधारा है, जहाँ पे ह्यूमन बीइंग को सेंटर ऑफ द फोकस पे रख के बात की जाती है. यानी ह्यूमन बीइंग को ध्यान में रखते हुए जब बात की जाएगी तो उसको हम बोलेंगे ह्यूमनिज़्म. अब ह्यूमन ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है, तो ह्यूमन बीइंग की खुशी पर फोकस किया जाएगा, और ह्यूमन बीइंग को जो चीज़ें हैप्पीनेस दे सकती हैं, उस चीज़ पे फोकस होगा. तो इट फोकसेस ऑन ह्यूमन वैल्यूज़ लाइक डिग्निटी, फ्रीडम, रीज़न, यानी आज़ादी जितनी इंसान को हो सकती है, जैसे इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, ये सारी चीज़ें ह्यूमन वैल्यूज़ का जो कॉन्सेप्ट है, ये ह्यूमनिज़्म का ही पार्ट है. ह्यूमन बीइंग को जितनी खुशी जिस चीज़ से मिल सकती है, शरीर के आधार पर उपभोग करके या फिर साइंटिफिक सोच रख करके, ये सब ह्यूमनिज़्म के अंदर ही आता है. इसमें सुपर नेचुरल बिलीव्स की कोई जगह नहीं है कि यमराज आएगा, ले जाएगा, बाद में तेल में तल देगा, इसलिए अच्छे काम करो यहाँ पे, अच्छे काम करोगे तो स्वर्ग जाओगे. यानी आफ्टर लाइफ क्या होगा, मरने के बाद क्या होगा, इसका यहाँ पे कोई जो है मूल्य नहीं है. जो भी है हमें यही लाइफ मिली है और इसी को इम्प्रूव करना है, ऐसा फोकस ह्यूमनिज़्म का रहता है. तो ये एक प्रकार का वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है. यानी जो पश्चिमी देश हैं, अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्रीज़, ये इस ह्यूमनिज़्म, फॉर्म ऑफ ह्यूमनिज़्म को फॉलो करती हैं. यानी यहाँ पे इन लोगों का मेन मकसद ये होता है कि जितना कंज़म्पशन किया जा सके, उतना कर लिया जाए. जिस चीज़ से हमें खुशी मिल सकती है, महँगा ब्रांड पहनने से, महँगी गाड़ी खरीदने से, महँगा घर खरीदने से, जिससे भी मिल रहा है सब ले लिया जाए. तो ये फॉर्म ऑफ ह्यूमनिज़्म जो है,
वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, जिसमें इन लोगों को लगता है कि बॉडी को जितना सेटिस्फाई करेंगे उतना खुशी मिलेगी। तो कंप्लीटली ह्यूमैनिज़्म पर आधारित है वेस्टर्न समाज। अब इसका बैकग्राउंड क्या रहा, इसके बारे में थोड़ा-सा देखेंगे। तो इंटीग्रल ह्यूमनिज़्म तब आया जब भारत में आज़ादी के बाद कई सारी आइडियोलॉजीज़ बढ़ने लगीं। जैसे कैपिटलिज़्म अमेरिका जिस कॉन्सेप्ट पे आधारित है, इंडिविजुअल वेल्थ और कंपटीशन के आधार पे, यानी जितना पैसा इकट्ठा कर सकते हो, इन लोगों को लगता है कि उसी में सुख मिल जाएगा। जितना अधिक संपत्ति तुम्हारे पास है, तुम्हारी सफलता उसी से जो है नापी जाती है। अगर तुम एक महँगा ब्रांड पहनते हो, महँगी घड़ी है तुम्हारे पास, महँगा फ़ोन है, महँगा घर है, 50 ठो गाड़ी है, तो इन लोगों को लगता है कि तुम्हारा जीवन सफल हो गया और तुम खुशी से जी रहे हो। जबकि असली में होता नहीं है, व्यक्ति तब भी दुखी रहता है। दूसरी, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी भी इंडिया में आने लगी, यानी यहाँ पे फुल स्टेट कंट्रोल होता है, आज़ादी उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी डेमोक्रेसी के अंदर होती है। तो इस तरीके से ये सारी आइडियोलॉजीज़ पड़ने लगी, यानी बॉडी को सैटिस्फाई करना है पूरी तरीके से, ये ह्यूमनिज़्म का कॉन्सेप्ट रहता है। तो अब उपाध्याय ने कहा कि ये सब जो चीज़ें हैं, ये इंडियन सोसाइटी के लिए अच्छी बिल्कुल नहीं होने वाली हैं। सो ही बिलीव दैट दीज़ आर इनकम्प्लीट एंड अनसुइटेबल फॉर इंडियन सोसाइटी। क्योंकि भारतीय समाज में शुरू से ही हमें ये सिखाया गया है कि कंज़म्पशन ज़्यादा नहीं करना है, आध्यात्मिक भी रहना है। जबकि इस वेस्टर्न ह्यूमनिज़्म आध्यात्मिक होना बिल्कुल नहीं जो है चाहता है। उसे बाहर-बाहर जितना कंज़म्पशन चाहिए वो उसे कर लेना है। तो उपाध्याय ने कहा कि इन ये सारी जो आइडियोलॉजीज़ हैं, ये 2 ही चीज़ों को सैटिस्फाई कर पाती हैं। यानी ये बॉडी पे इनका फ़ोकस रहता है कि जितना मन करे उतना सेक्स कर लो, लड़का-लड़की से सेक्स करना है कर लो, लड़की-लड़की करना है तो कर लो, लड़का-लड़का करना है कर लो, कुछ भी कर लो, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये और माइंड के लेवल पे, यानी जितना डेवलपमेंट हो सकता है, नेचर को जितना एक्सप्लॉइटेशन कर सकते हो कर लो, और जितना साइंटिफिक आधार पे नई डेवलपमेंट्स कर सकते हो कर लो, लग्ज़री जितना जी सकते हो जी लो। तो ये सारे ह्यूमनिज़्म जो है ये 2 चीज़ सैटिस्फाई करते हैं, इनका सूल पे कोई फ़ोकस नहीं है। अपने अंदर भी झाँक करके देखना इन्हें नहीं आता। तो उपाध्याय ने कहा कि हम एक नया कॉन्सेप्ट लेके आएँगे, जो इंडियन सोसाइटी पे बेस्ड होगा, इंडियन वैल्यूज़ पे बेस्ड होगा, और इसका नाम उन्होंने रखा इंटीग्रल ह्यूमनिज़्म। So he proposed integral humanism as an alternative, an Indian way of thinking that respects human dignity, spiritual heritage as well as social harmony. तो सब चीज़ों को बैलेंस करके जो है चलना है, इसको ध्यान में रखते हुए उपाध्याय ने एक नई आइडियोलॉजी दी। अब इंटीग्रल ह्यूमनिज़्म में इंटीग्रल का मतलब होता है कंप्लीट, यानी कंप्लीट फोकस ऑन ह्यूमन बीइंग्स। तीनों चीज़ों पे फोकस किया जाएगा, यानी बॉडी, माइंड एज़ वेल एज़ हार्ट एंड सोल। तो इंटीग्रल का मतलब होता है कंप्लीट फोकस ऑन ह्यूमन बीइंग्स। शारीरिक जो ज़रूरतें हैं उसको भी थोड़ी-सी पूरी कर लो। अब वैज्ञानिक सोच रखो, आधुनिक सोच रखो, पर आध्यात्मिक भी रहो। थोड़ा अपने सोल के डेवलपमेंट पे भी ध्यान दो। तो इट सेज दैट वी मस्ट बैलेंस मटेरियल एंड स्पिरिचुअल नीड्स। दोनों चीज़ें बैलेंस के साथ चलनी है। इंडिविजुअल फ्रीडम भी होनी चाहिए, व्यक्ति की आज़ादी भी हो, लेकिन समाज में भी उसका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, समाज को प्रोग्रेस में ले जाने का उसका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। ट्रेडिशंस को भी जो है हमें बनाए रखना है, हमारी परंपराओं को भी बनाए रखना है, पर डेवलपमेंट्स भी करने हैं और प्रोग्रेस भी करने हैं। तो एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव जो इंडियन सोसाइटी हमेशा से रखती आई है, उसको उस जो फॉर्म ऑफ ह्यूमनिज़्म को, वेस्टर्न फॉर्म ऑफ ह्यूमनिज़्म को इंडियन फॉर्म में कन्वर्ट करके सब एक बैलेंस आइडियोलॉजी बेस्ड में रख करके इन्होंने इंटीग्रल ह्यूमनिज़्म का कॉन्सेप्ट दिया। सो यही जो है एकात्म मानवतावाद का सिद्धांत है। नाउ इट इज़ मोर अबाउट पीसफुल लिविंग, नॉट एक्सेसिव कंजम्पशन। जो दिखावे का उपभोग है कि मैं तो बहुत सुखी हूँ पर अंदर से बहुत दुखी हूँ, ये कॉन्सेप्ट इसमें बिल्कुल नहीं है। इसमें शांतिपूर्वक रहने की जो है ज़्यादा बात है। इट इज़ मोर अबाउट पीसफुल लिविंग। सो उपाध्याय इंसिस्टेड दैट मैन हैज़ फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एज वेल एज स्पिरिचुअल नीड्स। तो आपके शरीर की भी ज़रूरतें हैं, मेंटल फोकस भी होना चाहिए, और आध्यात्मिक ज़रूरतें हैं। तो ये सभी चीज़ों का डेवलपमेंट हो, सिर्फ 2 चीज़ों को ही ध्यान में ना रखा जाए। तो ह्यूमन बीइंग को एक मटीरियल क्रिएचर के रूप में नहीं देखा जा सकता, एटलीस्ट इन इंडिया, क्योंकि भारत में हमारा जो सेंटर है वो स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म है।
तो सब चीज़ बैलेंस्ड लेवल पे चलनी चाहिए। ये इंटीग्रल ह्यूमैनिज़्म की फ़िलॉसफ़ी जो है ये बताती है। नाउ ये जो है भारतीय जनसंघ की आइडियोलॉजी बनी पहले, उसके बाद फिर बीजेपी के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 3 में इस आइडियोलॉजी को अडॉप्ट किया गया। रिमेंबर कि पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन और कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन ये दोनों अलग-अलग बात है। हर पार्टी का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है और कंट्री का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो बीजेपी की पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 3 में इंटीग्रल ह्यूमैनिज़्म को बेसिक फ़िलॉसफ़ी बताया गया है बीजेपी का। तो ये उनका इंटीग्रल ह्यूमैनिज़्म का कॉन्सेप्ट है। नाउ वी विल कम टू द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ दिस। इसमें पहली जो बात कही गई है वो है चतुर्विध पुरुषार्थ की। यानी जो भारतीय परंपराओं में एक कॉन्सेप्ट था कि 4 मेन चीज़ों पे जो है लाइफ को फ़ोकस करना है, हर ह्यूमन बीइंग को फ़ोकस करना है इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। सो इट इज़ अ ट्रूली अ ह्यूमन सेंटर्ड फिलॉसफी। चतुर्विध पुरुषार्थ में बताया गया था कि 4 जो फंडामेंटल गोल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ होते हैं उन पे जो है व्यक्ति का ध्यान होना चाहिए। धर्म से चलना है, यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यानी जो नियम का फॉलो करेगा, जो व्यक्ति मोरल ड्यूटी जो है उसकी उसको फॉलो करेगा। इकोनॉमिक वेलबींग भी उसकी फोकस की जानी चाहिए। इमोशनल फुलफिलमेंट, उसके डिज़ायर्स भी फुलफिल हो, एज़ वेल एज़ स्पिरिचुअल लिबरेशन। तो 4 डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ पे अलग-अलग जो व्यक्ति को काम करने होते हैं। ये पहला इसका बेसिक प्रिंसिपल है चतुर्विध पुरुषार्थ। दूसरा, इस फिलॉसफी के अंदर सोसाइटी को एक जो है पूर्ण तरीके से देखा गया है। यहाँ पे समाज के स्तर पर भी व्यक्ति की ज़िम्मेदारी होती है। वेस्टर्न नोशन ऑफ सोसाइटी क्या होता है कि वो एकदम कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स मानते हैं, वहाँ पे जितने भी लोग हैं, उनको समाज में कोई कंट्रीब्यूशन करना है इसका कोई फ़ोकस नहीं रहता। सब अपनी-अपनी आज़ादी से जीते हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता समाज किस तरफ जा रहा है। तो इंडियन फिलॉसफी हमें ये सिखाती है कि हर व्यक्ति का रोल है कुछ ना कुछ सोसाइटी में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं बेस्ड ऑन देयर एबिलिटीज़, और एक समय पे जा कर के हर व्यक्ति को समाज में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना है और समाज को एक नई दिशा और एक उत्थान की तरफ लेके जाना है। तो यहाँ पे किसी का रोल सुपीरियर और इंफीरियर नहीं है, ये हमें भारतीय दर्शन सिखाता है। तो इसी चीज़ को जो है इसमें इस फिलॉसफी में इंक्लूड किया गया है, तो ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा, डिसेंट्रलाइजेशन और स्वदेशी इंटीग्रल ह्यूमैनिज़्म के अंदर आता है। तो उपाध्याय जो है वो गांधी के कॉन्सेप्ट से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, तो इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन और स्वदेशी को भी इसके अंदर रखा है, ये गांधी जी का ही विचार था। डिसेंट्रलाइजेशन यानी गाँवों को जो है सबसे ज़्यादा पावर देनी चाहिए, जो ग्राम स्वराज की बात गांधी जी करते थे कि विलेजेस, स्मॉल टाउन्स और लोकल कम्युनिटीज़ की ऑटोनॉमी बढ़ाई जाए, इनको एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक रिसोर्सेज़ ज़्यादा दिए जाएँ, ताकि लोग डेमोक्रेसी के अंदर डायरेक्टली विलेज लेवल पे पार्टिसिपेट कर सकें और विलेजेस का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हो। स्वदेशी के अंदर वो कहते हैं, उन्होंने खुद लिखा कि नाइदर डू वी वांट टू मेक इंडिया एन इम्प्रिंट ऑफ व्हाट इट वाज इन सम एंशिएंट एरा और इन हिस्ट्री, यानी ना ही हम भारत को वैसा बनाना चाहते हैं जैसा कभी इतिहास में भारत हुआ करता था, हमारी पुरानी परंपराओं में भारत हुआ करता था, एंड नॉर डू वी वांट टू कन्वर्ट इट इनटू रशिया और अमेरिका, ना ही हम इसे रसिया और अमेरिका के जो है ह्यूमैनिज़्म के कॉन्सेप्ट पे बनाएँगे। यानी ना ही हम पुरानी परंपराओं पे चलेंगे पूरी तरह, ना ही हम रशिया और अमेरिका की तरह मटीरियलिज़्म पे फ़ोकस करेंगे। इंस्टेड स्वदेशी हमारा ऐसा होगा कि वी शुड अडॉप्ट इट अकॉर्डिंग टू द प्रेज़ेंट सिचुएशन एंड द फॉरेन एलिमेंट्स शुड बी इंडियनाइज़्ड। हमारी जो प्रेज़ेंट सिचुएशन है, अभी की ज़रूरतें हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा स्वदेशी अडॉप्ट किया जाना चाहिए, और जो भी फॉरेन एलिमेंट्स हैं किसी भी विचारधारा में, उसको भारतीय कॉन्सेप्ट के तहत देखा जाए और इंडियनाइज़्ड जो है किया जाए। जैसे इन्होंने खुद वेस्टर्न नोशन ऑफ ह्यूमैनिज़्म को इंडियन ह्यूमैनिज़्म में जो है ला कर के भारत के अंदर रखा। चौथी इसका प्रिंसिपल है अंत्योदय, यानी समाज में जो अंतिम व्यक्ति है उसका विकास हो। इसमें 2 शब्द हैं, अंत का मतलब है लास्ट, उदय का मतलब है अपलिफ्टमेंट। सो अंत्योदय मीन्स अपलिफ्टमेंट ऑफ द लास्ट पर्सन, यानी इस फिलॉसफी का मेन मकसद ये है कि डेवलपमेंट लास्ट व्यक्ति तक पहुँचे, गरीब से गरीब, वीक से वीक, जो नेग्लेक्टेड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं, उन तक भी डेवलपमेंट पहुँचना चाहिए। तो अंत्योदय इसका जो है प्रमुख उद्देश्य है इस फिलॉसफी का, कि डेवलपमेंट सबको पहुँचे
सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में ही पैसा और वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी ना रहे। एक अच्छी सोसाइटी तभी बनेगी जब प्रोग्रेस सबके हाथ में होगा, पैसा सबके हाथ में होगा और जो वीकेस्ट पर्सन है वो भी अच्छे से काम कर पाएगा। ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है, सबके हाथ में पावर हो। सो दिस वाज फर्स्ट पॉपुलराइज्ड बाय दीनदयाल उपाध्याय। इन्होंने ही अंत्योदय का कॉन्सेप्ट दिया था। नाउ वी विल कम टू द कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस ऑफ दिस आइडिया। ये इनका पूरा कॉन्सेप्ट है, सारी बेसिक प्रिंसिपल्स और इंटीग्रल ह्यूमनिज्म क्या है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आज के टाइम पे ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता है ये इनका आइडिया। तो बीजेपी की आइडियोलॉजी, जैसा कि अभी ऊपर बात करी थी हमने, आर्टिकल 3 में इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि हम इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की फॉलो करते हैं इस फिलॉसफी को। अब इट इज़ बेस्ड ऑन भारतीय कल्चर एंड सिविलाइजेशनल वैल्यूज़। ये भारतीय परंपराओं पर ये बेस्ड कॉन्सेप्ट है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि बीजेपी ने कई सारे स्टेप्स लिए हैं, जैसे रीनेमिंग वगैरह जो है सिटीज़ की, या फिर कर्तव्य पथ को जो नाम बदला गया। यहाँ पे इंडिया गेट के सामने जो कर्तव्य पथ है, ये पहले राजपथ हुआ करता था। सो इट वाज अ सिंबल ऑफ कॉलोनियलिटी, यानी ब्रिटिशर्स ने नाम दिया था इसको किंग्स वे, यानी राजपथ बोलते थे। इसका नाम बदल करके बीजेपी ने कर्तव्य पथ रखा। ये भी एक एग्जाम्पल है कि कैसे फॉरेन एलिमेंट्स को इंडियनाइज करने की कोशिश की जा रही है और कॉलोनियलिटी के सिंबल को रिमूव किया जा रहा है। और इसमें दूसरी चीज़ ये है कि इंडियन ट्रेडिशंस को दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश हो रही है। जैसे आयुर्वेद की जो परंपरा थी, योग, ट्रेडिशनल इंडियन क्राफ्ट, जिनका फोकस ये था कि व्यक्ति का समग्र विकास किया जाए। इन सब ट्रेडिशंस पे आज के टाइम पे ज़्यादा बात होती है। सो इट इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस फिलॉसफी। इंडियन लैंग्वेजेस को प्रमोट करने की बात हो या फिर भारतीय साहित्य को प्रमोट करने की बात हो, ये सारी चीज़ें इसी के अंदर आती हैं। दूसरा हमें देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट की कई सारी स्कीम्स भी आज के टाइम पे इनकी आइडियोलॉजी भी बेस्ड हैं। जैसे स्वदेशी का जो कॉन्सेप्ट है, आत्मनिर्भर भारत हो या फिर मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल। तो ये सारे उपाध्याय का जो इकोनॉमिक ग्रोथ का विज़न था कि हमें अपने ऊपर निर्भर होना है, इंडियन कॉन्सेप्ट को हमें अडॉप्ट करना है और बाहर इम्पोर्ट की जो एफिशिएंसी है उसको कम करनी है, एक्सपोर्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। तो ये भी इन्हीं के आइडिया से ही प्रेरित हुआ महसूस होता है। दूसरा, इनके नाम पे सरकार ने खुद कई सारी स्कीम्स चला रखी हैं, जैसे दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। इसके अंदर रूरल जो यूथ है, गाँव के अंदर जो युवा हैं, उन पुअर फैमिलीज़ में उनको ट्रेनिंग दी जाती है, स्किल्स ट्रेनिंग दी जाती है और प्लेसमेंट प्रोवाइड करी जाती है, ताकि जो अंतिम व्यक्ति है, जो गरीब से गरीब हैं, उनका भी विकास हो सके, उनको स्किल दे करके प्लेसमेंट दी जाए और इकोनॉमिक लेवल पे उनके पास पैसे आएँ और वो उत्थान के रास्ते पर आएँ। दूसरी योजना इसके अंदर है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदया योजना, यानी जो रूरल और अर्बन हाउसहोल्ड्स में जो पॉवर्टी है, जैसे झुग्गी-झोपड़ियाँ हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो गरीब लोग रहते हैं, इनको उत्थान करने की बात इस योजना के अंदर रखी गई है। तो दीज़ स्कीम्स इंश्योर्स दैट बेनिफिट रीच द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, और गरीब से गरीब जो लोग हैं, उन सभी को सोसाइटी में आगे लाया जाए, सबका कल्याण हो, जैसा कि इंटीग्रल ह्यूमनिज़्म की फ़िलॉसफ़ी मानती है। तो ये सारे कदम जो है सरकार ने उठाए हैं। तो ये कंटेम्परेरी रेलेवेंस है इस स्कीम का, इस आइडियोलॉजी का। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, दीनदयाल उपाध्याय की आइडियोलॉजी भी क्लियर हो गई होगी। आप नोट्स के अंदर कई सारे और पीवाईक्यूज़ को पढ़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पीडीएफ का। तो चलिए हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। So please give your suggestions and feedback in the comment. This is the end of the video. Thank you. Have a nice day.